कोरोना वायरस का लॉकडाउन जारी है। ज़्यादातर फैक्ट्री और कंपनियां बंद हैं। सेंट्रल कैबिनेट ने 15,000 करोड़ रुपए के कोविड-19 इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दी है। बुधवार को हुई बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी गई। ये रिलीफ पैकेज है। ये कोई इंसेंटिव या स्टिमुलस पैकेज नहीं है जिसका हमें बहुत अरसे से इंतज़ार है। ये सिर्फ एक रिलीफ पैकेज है, जैसे फर्स्ट एड होती है। ये दूसरा पैकेज है। इससे पहले पिछले महीने केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए उसके रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। कोरोना संकट के बीच 23 और 24 अप्रैल को इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बैठक भी हो रही है। 15वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष एन.के. सिंह की अध्यक्षता में हो रही बैठक में कोरोना की वजह से राज्यों की जो माली हालत है, जो उनकी आर्थिक हालत है, और जीडीपी जैसे अहम विषयों पर भी चर्चा होनी है। लॉकडाउन में वाइन शॉप्स और पेट्रोल, ये रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं, बहुत बड़े सोर्सेज हैं ये। इनके घट जाने की वजह से राज्यों की आर्थिक हालत खराब हुई है। राज्य सरकार केंद्र से ज़्यादा पैसे की उम्मीद कर रही है। आपको बता दें कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान के तहत बनाई गई एक संस्था है। इसका काम राज्यों और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी जो माली हालत है उसका जायज़ा लेना होता है टाइम टू टाइम, वक्त वक्त पर, कि हमारे राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी आर्थिक हालत कैसी है। और इसका एक काम ये भी होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच रेवेन्यू की कितनी हिस्सेदारी होगी। आफ्टर ऑल रेवेन्यू जो आता है वो राज्यों से आता है, केंद्र के पास जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। उसके बाद केंद्र फैसला करती है किसको किसका कितना पैसा जाना है, वगैरह वगैरह। मेरे साथ हैं प्रोफेसर प्रवीण झा, जेएनयू से प्रोफेसर हैं। बहुत शुक्रिया प्रवीण, हमेशा की तरह अपना वक्त देने का। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद से अभी तक रिलीफ पैकेजेस का ऐलान तो हुआ है, स्टिमुलस या रिवाइवल पैकेज जारी नहीं किया है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, जो रिलीफ पैकेज के नाम पे भी जो आया था वो इतना इनएडिक्वेट और एक तरीके से जो कहेंगे कि चालाक हरकत जैसी बात जिसको हम कह सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कई चीजें जो ऑलरेडी बजट में थी उन्हीं को जोड़ के अगर हम कहते हैं कि ये हमारा एडिशनल रिलीफ पैकेज है तो एक बहुत ही अनुचित सी चीज है ये। और यही हुआ था उस 1.7 लाख करोड़ की जो बात हो रही है रिलीफ पैकेज के नाम पे जो हुआ, उसमें बहुत सारी चीजें जो थी ऑलरेडी जो 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था उसमें शामिल था, तो इसलिए उसको रिलीफ पैकेज कहना भी बहुत उपयुक्त नहीं होगा। उसके बाद जो भी अभी तक मैसेजेस आते रहे, इनफैक्ट संजीव सान्याल जो हैं, जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, और उन्होंने जो कहा कि हम धीरे धीरे कुछ कुछ करते रहेंगे और बिग बैंग अप्रोच बहुत सही नहीं है, वो आज ही अखबारों ने रिपोर्ट किया है। तो ये एक तरह से जो सरकार की सोच और मंशा उसको दर्शाती है कि ठीक है हम करेंगे। ये 15,000 करोड़ जो एक था कि भाई मदद के लिए हम दे रहे हैं, ये भी अप्रूवल होते होते देखिए कितना समय लग गया। ये घोषित किया गया तकरीबन महीना भर पहले जी। और अभी जो है उसको मंजूरी मिल रही है। तो ये जो सारी चीजों को हम संदर्भ में लेके देखें और जो उनकी एक सोच है, फिस्कल फंडामेंटलिज्म जो है, मुझे लगता है कि वो एक महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों इस तरीके से समय लग रहा है और कुछ स्पष्ट नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ स्पष्ट होने की स्थिति है। आरबीआई से जरूर ही थोड़े बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन वो बहुत छोटे कदम हैं। कुल कहने का मतलब हमारे मेहमान का ये है कि ऊंट के मुंह में जीरे का दाना दिया जा रहा है वक्त वक्त पर। इतना दिया जा रहा है कि इंसान मरे ना, और इतना नहीं दिया जा रहा कि इंसान सेहत अपने पांव पर खुद खड़ा हो सके। ऊंट के मुंह में जीरा। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन इससे देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को 9 लाख करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका है। फिच रेटिंग्स के नए अनुमान के मुताबिक हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 है उसमें भारत की आर्थिक विकास दर घटकर 0.8% रह सकती है। कोरोना के कारण आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, भारत की विकास दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने साल 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.8% रहने का अनुमान लगाया है। लगभग एक से ही रेंज में चल रहे हैं सब। कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन मिलने वालों को
उनको जो मिलता है डीए मिलता है उसकी इंस्टॉलमेंट पर 1 जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है। वहीं जो भारतीय उद्योग जगत है केंद्र सरकार से 9 लाख से लेकर 10 लाख करोड़ रुपए के स्टिमुलस पैकेज की मांग कर रहा है। कुछ इंडस्ट्रीज ने तो 16 लाख करोड़ रुपए तक के पैकेज को जरूरी बताया है। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच 4 करोड़ नौकरियों पर संकट भी आ सकता है। फिकी ने देश में 380 कंपनियों में सर्वे कराया, जिसके मुताबिक 59% रिस्पोंडेंट्स जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने पैकेज देने और टैक्स में छूट जैसे कदम उठाने की मांग की है। इस सर्वे में शामिल 61% कंपनियों ने 6 महीने से लेकर 1 साल तक अपने जो उनके एक्सपेंशन प्लान्स थे, विस्तार की जो योजनाएं थी, उनको टालने का फैसला भी किया है। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है प्रवीण, रेटिंग एजेंसीज जो भारत की ग्रोथ रेट के अनुमान को लगातार कम कर रही हैं और वो एक सी ही रेंज में है, 1.8, 1.9, 1.8 इसी ढंग से रेंज में है, और उधर उद्योग जगत पैकेज की मांग कर रहा है। सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, आपने सोच का जिक्र किया, अब रफ्तार का जिक्र करते हैं, क्या ये रफ्तार काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। लगता है कि सरकार जो है बस सिर्फ लॉकडाउन करके एक संतोष की स्थिति में है कि चीजें संभल जाएंगी। और पहले भी जो बयान आया था कि जान है तो जहान है, उसके बाद तो जान भी जहान भी, लेकिन जहान के लिए कुछ हो नहीं रहा है और कोई रफ्तार आपको कहीं से स्पष्ट है ही नहीं रही। जैसे मैंने कहा कि महीना भर लगता है एक अप्रूवल मिलने में, एक अदने से पैकेज को, 15,000 करोड़ वाले को। उसके बाद जो आवश्यक कदम लेने चाहिए, एक तो पहली बात तो ये है कि जो एक असेसमेंट सरकार के भीतर होना चाहिए कि खतरा कितना बड़ा है, वो भी ढंग से नहीं हो रहा है। जब तक आप वो करेंगे नहीं, ठीक है, उद्योग जगत तो अपनी बातें कह रहा है, लेकिन जो कृषि की स्थिति है, जो एमएसएमईज की स्थिति है, बिल्कुल ध्वस्त सी हो गई है। अगर आपने क्रिसिल की चर्चा की, क्रिसिल का आज का एस्टिमेट ये है कि जो मंडी में अराइवल हैं उसमें तकरीबन 90 से 98% जो कंपेरेबल पीरियड है, जो हमारा ये कोविड वाला फेज रहा है और पिछले साल का कंपेरेबल पीरियड देखें, 90 से 98% गिरावट आई है मंडी में जो आवट आती है, जो सामान जो आता है। अगर हम देखें कि हॉर्टिकल्चर जो है उसकी क्या स्थिति हो गई है, कई सारे जो फील्ड से रिपोर्ट आ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर को लेकर आप कर क्या रहे हैं? जो कृषि जो है अभी भी, भले ही उसका हिस्सा सकल उत्पाद में कम हो गया हो, लेकिन जो मांग की स्थिति है वो कृषि पे काफी कुछ निर्भर करती है और कृषि पे जो निर्धारित और निर्भर लोग हैं उन पे निर्भर करती है। तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से एमएसएमईज की जो कहानी आ रही है, और तो छोड़ दीजिए, आप चूंकि उद्योग जगत की बात कर रहे थे, बड़े उद्योगों की बात कर रहे थे, उसमें से 50% से ज्यादा जो टॉप 500 कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि अब हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है, हम ना तो इंटरेस्ट दे सकते हैं, ना ही फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो अगर उनकी स्थिति ये है, तो जो बाकी हमारा औद्योगिक जो सिस्टम है और उसमें जो लोग हैं, आप समझ ही सकते हैं उनकी क्या स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं एक अजीब सा मुझे डिस्कनेक्ट लगता है। और रफ्तार जो है, आप अगर एक ही जगह पे खड़े होके भागते रहें और कहें कि साहब हम कुछ कर रहे हैं, तो बस वही कवायद हो रही है जो अभी तक मुझे लग रहा है। जी, जिसको हम बचपन से जानते हैं, कदम ताल बोलते हैं कि हम लोग कदम ताल करते आ रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। किसी ने ये भी कहा था कि हम 2 कदम आगे जाते हैं तो 1 कदम पीछे आ जाते हैं। जान है जहान है, जान भी जहान भी नया नारा है। जान के फ्रंट पर जो हो रहा है, स्वास्थ्य के फ्रंट पर, वो आप सब जानते हैं। जहान के फ्रंट पर भी बहुत कुछ होना बाकी है। रफ्तार जो है कदम ताल की तरह है, ऐसा हमारे मेहमान का मानना है। हम आगे बढ़ते हैं। सरकार को पैसों के इंतजाम को लेकर देश के बड़े अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं ने हाल ही में कई अहम सुझाव दिए हैं, लेकिन अगर सुझाव मंजूर किए जाएं या सुने भी जाएं तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी ने सरकार को कोरोना संकट में सोच समझकर खर्च करने और बेरोजगारी से निपटने के लिए कदम उठाने की सलाह दी है। सबसे पहले गरीबों तक अनाज पहुंचाने और किसानों मजदूरों तक कैश ट्रांसफर करने जैसे कदम उठाने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को 5 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम करने का सुझाव दिया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा मार झेल रहे एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रोत्साहन पैकेज की मांग की है।
और एक सलाहकार समूह भी बनाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, इस तरह की खबरें कि सरकार ने इनकम टैक्स को 13,20,000 करोड़ के टैक्स टारगेट को मार्च 2021 तक पूरा करने के लिए कहा है। कोरोना संकट में क्या ये मुमकिन है? ये असंभव है जो ये कह रहे हैं, क्योंकि जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, दोनों किस्म के जो टैक्सेस, हमारे जो ब्रॉड टैक्सेस होते हैं, हम देख ही रहे हैं। जीएसटी पे जो खबर आ रही है वो किसी से छिपी नहीं है। आप जानते हैं, आप के पास आंकड़े हैं कि स्थिति जो है बिल्कुल चरमराई सी हुई है। जो राज्य जिन पे जिम्मेदारी है जमीन पे चीजों को हैंडल करने की और समस्या को देखने की, समझने की और उसको एड्रेस करने की, हर राज्य ये कह रहा है कि साहब हमारी स्थिति बहुत खराब है, आप जीएसटी का जो हमारा बकाया है पिछले 4 महीने का, 6 महीने का, कम से कम वो तो दे दीजिए। तो मिला जुला के अगर हम देखें, जो केंद्र की तरफ से एक रुख रहा है, उसके पीछे एक कारण ये भी है, जो रिसोर्सेज की स्थिति है वो काफी गंभीर सी है। इस वित्तीय वर्ष में जो एक महत्वपूर्ण आधार होना था टैक्सेस को रेज करने का, था वो डिसइन्वेस्टमेंट। इस वर्ष जो है डिसइन्वेस्टमेंट तो आप समझ लीजिए कि उसकी कोई संभावना ही नहीं है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हम देख ही रहे हैं कि उसकी क्या हालत हो गई। इसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे, जब आय में इस तरह से गिरावट की संभावना है, इस तरीके से इकोनॉमी अगर श्रिंक कर रही है, तो कहां से हम उन रिसोर्सेज के बारे में कल्पना भी कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल अलग किस्म के जो रास्ते हैं सरकार को अख्तियार करने की जरूरत है। उसमें जो है कि कैसे फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाया जाए, कैसे उसको मोनेटाइज किया जाए। जिस तरह की चीजें वो अभी कर रहे हैं जमीन पे, मसलन आपने शुरू में ही चर्चा की कि राज्यों के जो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तकरीबन 50 से 70% के बीच में, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल, आपने दोनों, मतलब एक की जो है खपत उस पर काफी कमी आई, दूसरे को आपने बैन कर दिया। तो एक तरह से हाथ बांध के फिर आप कह रहे हैं कि साहब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो ओवरऑल टैक्स का जो सिचुएशन है, मेरी समझ से तो काफी गंभीर संकट है वो। और जो नए रास्ते ढूंढने चाहिए, वो ढूंढने की बजाय जिस तरह की चीजें हम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से हम आगे बढ़ने की स्थिति में अभी हैं। अब देखिए ये जो विशेष मीटिंग हो रही है उसमें क्या बातें निकल के आती हैं। तो एक आखिरी बात कहना चाहूंगा विनोद भाई साहब, कि कम से कम जो सेस एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स केंद्र सरकार का है, उसको निश्चित तौर पे अभी राज्य सरकारों से उसमें उनको भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। बाकी अगर हम और चीजों को ओपन अप कर सकें तो अच्छा है। उनकी जो मार्केट बोरोविंग है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन सेस पे भी सोचा जाना चाहिए।